हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द एमएससी पीआरएस में। मैं आपको यूपीटीईटी का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगी और पूरा 150 क्वेश्चन करवाऊंगी। जिस तरह का पेपर आता है, चलिए देखते हैं। ये पेपर आपका 2019 का है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये संस्कृत से है ना। तो ये संस्कृत चूज़ करनी होती है 3 लैंग्वेज में, मतलब 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो ये संस्कृत वाला पेपर है। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, बच्चे का विकास परिणाम है। क्या है बच्चे का विकास परिणाम? ये है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल से बच्चे का विकास परिणाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है? छात्र और शिक्षक के लिए है। एक शिक्षण की किस विधि को हेयूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? किस विधि को जाना जाता है? इसके जाना जाता है खोज विधि को। खोज विधि को हेयूरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। हेयूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा खोजा गया। शिक्षण की इस पद्धति में खोजकर्ता की ऊंचाई में छात्रों को यथासंभव शामिल करना शामिल है। यथासंभव शामिल करना शामिल है। इस विधि को खोज विधि का नाम भी दिया जा सकता है। इसमें केवल चीज़ों के बारे में बताया जाने के बजाय पता लगाना शामिल है ना। ये पूरा पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का, आप अच्छे से देख सकते हैं। यह समस्या को हल करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित और कुशल बनाता है। हेयूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। ये आप अच्छे से थोड़ा सा पॉज करके रोक के आराम से देख सकते हैं। मैं इतना यदि मैं पूरा समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या क्या समुचित है? क्या समुचित है, एक तरह से पूछ रहा है। तो देखेंगे हम, आप इसे देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ये पेपर का पहले से सॉल्व किया हुआ पेपर है, लेकिन हमें इसे देखना है अच्छे से और आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्या है? हाँ, वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी क्या पा सकते हैं? निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अब प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं जो शैक्षिक प्रयासों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं। उनके पास 2 से 3% आबादी ही सीमा के भीतर बेहतर बौद्धिक क्षमता है। प्रतिभाशाली छात्रों में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। सीखना और औसत आयु से पुराने छात्रों की अपेक्षा के अनुरूप जो अक्सर पहले पढ़ता है और गंभीर सवाल पूछकर जिज्ञासा जाहिर करना, बड़ी शब्दावली और परिपक्व अभिव्यंजक क्षमता, अतिरिक्त साधारण स्मृति, अपरिचित स्थितियों में ज्ञान को लागू करने की क्षमता, है ना। ये आज अच्छे से आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की समस्याएं, उदास या निराश होना, है ना। तो ये सब है। क्या है? हाँ, दोहराव, नापसंद करना, उथली पाठ्यक्रम, स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता छिपाना, नकारात्मक वयस्क दृष्टिकोण पूछताछ करना, विचार विमर्श पर चर्चा करना, सुनने के कौशल के साथ कठिनाई, चालाकीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना। वे अपनी ऊंची संवेदनशीलता के कारण निम्न श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। असामान्य रूप से कमजोर हों, भ्रम महसूस करें और विचारों और भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये थोड़ा सा क्या है, ये प्रतिभाशाली बच्चों के साथ समस्याएं रहती हैं। ये सब है ना। तो जो भी है विशेषताएं हैं इसकी तो देख लिए हैं। पियाजे वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक कैसा होता है? कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। ज्ञान के निर्माण के लिए सीखना निर्माणवाद का मूल अनुमान है। पियागेट का संज्ञानात्मक निर्माण है। पियागेट का दृढ़ विश्वास है कि सीखना एक रचनात्मक प्रक्रिया है। पियागेट ने एक सक्रिय शिक्षार्थी पर जोर दिया जो किसी वस्तु और घटना के स्वयं के अर्थ का निरीक्षण
संशोधन और संशोधन परिवर्तन निर्माण कर सकता है। इसे आप अच्छे से देखिएगा, है ना, तो आप पूरा देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी इसके सिद्धांत हैं। इसने सामाजिक संदर्भ पर जोर दिया। ज्ञान परस्पर निर्मित और निर्मित है। ज्ञान परस्पर निर्मित और निर्मित है। वाइगोत्स्की का विचार है कि शिक्षक को साथियों के साथ ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को एक वातावरण प्रदान करना चाहिए और शिक्षक अर्थात ज्ञान का सह निर्माण करना चाहिए। वाइगोत्स्की के लिए बच्चों न केवल सामाजिक संचार से बल्कि स्वनियामक फैशन से अपने व्यवहार की योजना बनाने, प्रदर्शन से मार्गदर्शन करने, विनियमित करने के लिए बहुत सारे निजी भाषण का उपयोग करते हैं। चलिए, ओके। ये है पियागेट और वाइगोत्स्की द्वारा कल्पना की गई कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक छात्रों को जांच और समस्या समाधान में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा है कि वे अपने ज्ञान का निर्माण संगठन, अवलोकन, अनुकूलन, साथियों की मदद से करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि है। कैसी है बुद्धि लब्धि? 140। हाँ, ये देखिए पूरा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट का है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, है ना, एज, ये जहाँ मानसिक आयु बौद्धिक विकास पर आधारित है। कालानुक्रमिक आयु एक व्यक्ति द्वारा जीते गए वर्षों की संख्या है। 140 उससे ऊपर की आयु रखने वाले बच्चों को प्रतिभावान के रूप में जाना जाता है। वे असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं और अत्यधिक रचनात्मकता के अधिकारी होते हैं। ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो पूरा लिस्ट है ना, है ना। तो अधिक जानकारी आईक्यू क्या है? प्रतिभावान है 140 के ऊपर, बहुत श्रेष्ठ है 130 से 39, बेहतर है 120 से 129, औसत के ऊपर है 110 से 119, औसत है 90 से 109, औसत से कम 80 से 89, सुस्त या सीमावर्ती 70 से 79, मंदबुद्धि है 50 से 69, मूर्ख है कितना है 25 से 49 और बेवकूफ़ है 0 से 24। इसे आप पूरा देख लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो गया है ये तो। शिक्षण पर शिक्षण का कौन सा स्तर मानसिक प्रक्रियाओं के पदानुक्रमित क्रम में सबसे उच्च है? कौन सा है? शिक्षण का कौन सा स्तर मानसिक प्रक्रियाओं के पदानुक्रमित क्रम में सबसे उच्च है? ये है चिंतनशील स्तर। क्या है? चिंतनशील स्तर। शिक्षण के 3 अलग अलग स्तर हैं। शिक्षण 3 स्तरों, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का समझ स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर पर क्रमिक रूप से होता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों के विकास के चरण को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। प्रभावी रूप से शिक्षण के 3 स्तर हैं। नंबर पहला कौन सा है? शिक्षण अधिगम के स्मृति स्तर का अर्थ है स्मृति को तथ्यात्मक जानकारी देना, है ना। और यदि हम कक्षाओं में शिक्षकों का निरीक्षण करते हैं तो पाएंगे अधिकांश मामलों में शिक्षण को स्मृति स्तर पर किया जा रहा है। चलिए अब इसे अब ऐसा देखते हैं। एसआर, हाँ, इस प्रकार का शिक्षण सीखने के एसआर अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। कैसा? जिसमें किसी भी उद्देश्य को शामिल किए बिना उद्दीपकों और प्रतिक्रिया के बीच बंधन बनता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अगर कुछ भी सीखा जाता है तो उसमें अंतर्दृष्टि शामिल होती है, लेकिन स्मृति अधिगम में शामिल अंतर्दृष्टि का अध्ययन की जाने वाली सामग्री से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। सीखी गई सामग्री शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिरूपित की जाती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाना ज़्यादातर बुनियादी कौशल जैसे वर्तनी और अंकगणित आदि के नियमों को पढ़ाने के लिए स्मृतिबद्ध किया जाता है। समझ स्तर है, ये देख सकते हैं। चिंतन स्तर है
है ना। शिक्षण अधिगम का चिंतनशील स्तर मानसिक प्रक्रियाओं के पदानुक्रमित क्रम में सबसे उच्च है। कौन कौन सा है? चिंतनशील और समाज स्तर, स्मृति स्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये एक को छोड़कर संवेदी स्मृति के उदाहरण है। ये एक को छोड़कर संवेदी स्मृति के उदाहरण है। किसको? स्मृति को रो। हाँ, स्टेज मॉडल के अनुसार इसमें 3 स्मृति प्रणाली है: सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले आते हैं सेंसरी मेमोरी, दूसरा आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, हाँ, अब इसे देख सकते हैं। संवेदी स्मृति है ना, आने वाली जानकारी सबसे पहले संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है। संवेदी मेमोरी में बड़ी क्षमता होती है ना, तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए क्या है, हाँ, एडिशनल अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति है ना। आमतौर पर 30 सेकंड या उससे कम होती है अल्पकालिक, और दीर्घकालिक यह लंबी अवधि के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी के अवधारण के लिए एक मेमोरी सिस्टम है। यह स्मृति प्रणाली है जो हमें कई साल पहले, कल और पिछले साल इस तरह की घटनाओं को याद करने की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी है ना। तो ये देखेंगे क्या दर्शाता है। किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा का एक निर्णायक कारक है। एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए आप अच्छे से, है ना। तो ये कौन सा, हाँ, ये है एक और दूसरा, पहला और दूसरा। एक व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। दूसरा क्या है, वर्ग क्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है। देखिए से, हाँ, देखिए अच्छे से, है ना। तो ये पूरा इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है तो ये है। इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना, पॉज करके देख सकते हैं, विथ डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी होती है। दूसरी, भाषा व्यक्ति के वक्ता इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उसके जीवन का एक तथ्य है। भाषा का वास्तव में समाज के साथ एक विशेष संबंध है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो वर्ग पदानुक्रम को भी बनाए रखता है और संचालित करता है। यह वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में एक निर्णायक कारक है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त होने लगेगा जब क्या होगा? जब लंबी समय तक यूसीएस स्वाभाविक उत्तेजना दिया जाता है, तब शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त होने लगेगा, है ना। शास्त्रीय अनुबंध, यह अनुबंधन एक सरल स्तर है जिसे पावलोव, एक रूसी मनोवैज्ञानिक, ने उल्लिखित किया। अनुबंधन एक शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एक तटस्थ उत्तेजना एक विशिष्ट वातानुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करती है। यह पावलोव द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से समझाया गया है। इसे आप अच्छे से देखिएगा और पूरा आप समझ सकते हैं ना। विलुप्त होना, शास्त्रीय अनुबंधन के पहलू कौन से हैं? विलुप्त होने, सहज वापसी, अधिग्रहण, उत्तेजना प्रतिस्थापन, उत्तेजना समानीकरण, उत्तेजना पक्षपात। ये आप अच्छे से देख सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त होने लगेगा जब, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब क्या होता है? हाँ, जब यह अधिगमकर्ता के लिए संतोषजनक है। बार बार उपयोग से एसआर के बीच संबंध मजबूत होता है। अधिगम के लिए ड्राइव कर्म है उपरोक्त सभी। ओके,
थोड़ा सा देख सकते हैं। जो केवल RS उत्तेजनाओं प्रतिक्रियाओं और SS उत्तेजना जो उत्तेजनाओं प्रतिक्रियाओं है ना, और उत्तेजनाओं संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऐसी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो अधिगम के दौरान होती हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक अधिगम में इस बात में परिवर्तन होता है कि शिक्षार्थी क्या जानता है और जो वह नहीं करता। अधिगम का यह रूप अंतर्दृष्टि अधिगम और अव्यक्त अधिगम दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि अधिगम पूरे देख सकते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान नियम है। एक बार समाधान दिखाई देने के बाद समस्या के सामना होने पर अगली बार इसे तुरंत दोहराया जा सकता है ना। हाँ, ओके, चलिए बहुत अधिक है। प्रश्न और त्रुटि के सिद्धांत पर अधिगम तब होता है जब प्रेरक और ड्राइव, उत्तेजना या लक्ष्य, प्रतिक्रिया, अवरोध, सफलता की संभावना, उचित गति का चयन, स्थिरीकरण, ये सभी हों। प्रश्न और त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार ये सभी कथन सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में बच्चों के बीच पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशित हैं? क्या है? हॉल्टिंग मतलब रुकने का अच्छा समय प्रदान करना, सुनने की संवेदनशील तकनीक विकसित करना, मौन समय का विकास करना। कौन से इनमें से क्या है दिशा निर्देश हैं? हाँ, ये तीनों ही दिशा निर्देश हैं। अच्छा समय है ना, रुकने का अच्छा समय प्रदान करना, सुनने की संवेदनशील तकनीक विकसित करना, मौन समय का विकास करना। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देखिए। चलिए दिशा निर्देश देखेंगे। अच्छा रुकने का समय प्रदान करें, संवेदनशील सुनने की तकनीक विकसित करें, मौन समय का विकास करें, है ना। और ये देखिए पहले शुरुआत से देख सकते हैं। विश्वास का माहौल बनाएं और प्रश्नों को प्रोत्साहित करें। डाइवर्जेंट प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, उत्साहजनक तरीके से जवाब दें। मॉडल अच्छा सवाल कौशल ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से। ओके गाइस ना, इसे यदि हम ज़्यादा देर तक देखेंगे तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कक्षा में बच्चों के बीच सवाल उठाने के कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सभी बिंदु दिशा निर्देशित हैं। अब आता है फ्लेंडर की इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा की अंतःक्रिया के चयनित पहलुओं को परिलक्षित करने के लिए सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? रिकॉर्डिंग, है ना, तो ये सही नहीं है। फ्लेंडर की इंटरैक्शन विश्लेषण प्रणाली के लिए शिक्षण एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया के रूप में होता है। सहभागिता का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी। फ्लेंडर की सहभागिता प्रणाली को एक विशिष्ट शिक्षण अधिगम की स्थिति में शिक्षक व्यवहार और कक्षा की अंतःक्रिया के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीक के रूप में जाना जाता है। इसे आप अच्छे से देखिएगा पूरा, और इसे आराम से, यदि मैं पूरा समझाऊंगी तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। जो हाईलाइटेड है उनसे उन्हें लिख भी सकते हैं। ये मतलब एक स्पेशली पॉइंट है। पारस्परिक विचार विमर्श, विश्लेषण, शिक्षण और अधिगम के अध्ययन स्वरूप को संकेतीकरण और विकूटन करने की एक प्रक्रिया है। देखिए पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या हैं, है ना। इतना लंबा टाइम तक कोई बैठता नहीं है, लेकिन जो टिक गया और बैठ गया, है ना, तो समझ लीजिए वो UPTT में सफल हो गया। एग्ज़ाम भी लगा है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या है? सामग्री का उपयोगितावादी मूल्य होना चाहिए। TLM हल्का, सुरक्षित, मजबूत होना चाहिए। TLM में की परिचितता नई अवधारणाओं को पेश करने में मदद करेगी।
ये देखिए पूरा है ना। तो शिक्षण अधिगम सामग्री TLM भी निर्देशात्मक सहायक के रूप में जाना जाता है। कक्ष शिक्षक को शिक्षण सीखने की गतिविधियों से पहले उसके द्वारा तैयार किए गए शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। अच्छी TL के लक्षण हैं। TLM को बच्चों के लिए आकर्षक होना चाहिए, है ना। TLM की परिचितता नई अवधारणाओं को पेश करने में मदद करेगी। सामग्री को में उपयोगितावादी मूल्य होना चाहिए। अब इसे देखिएगा अच्छे से। हाँ, उन सामग्रियों से निपटने में आसानी जिनमें मजबूती, कठोर रूप से उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत, हल्का, सुरक्षा, बच्चों द्वारा उपयोग के लिए हानि रहित एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके लिए ऐसी सामग्री को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य करने की क्षमता है। क्या है? यह है बुद्धिमत्ता, है ना। बुद्धिमत्ता सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई परिभाषा है। बुद्धिमानी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने, अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की वैश्विक क्षमता है। डेविड विस्कलर इसमें एक व्यक्ति के अपने मिलियू के अनुकूलन की शक्ति शामिल है और उसकी अधिगम और अमूर्त सोचने की क्षमता। बुद्धिमत्ता एक सामूहिक शब्द है जो संबंधित क्षमताओं सहित मन की एक गुण का वर्णन करता है। अमूर्त विचार, तर्क, योजना, अवधारणात्मक कौशल, समस्या समाधान, संचार, कल्पना, रचनात्मक और सीखने की क्षमता। इसे पूरा देख सकते हैं। बुद्धिमत्ता को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। समायोजित करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त बुद्धिमत्ता। ओके, देखिए कितना सारा है। यदि हम इसे पढ़ेंगे, समायोजित करना, है ना, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत बड़ा पूरी 150 क्वेश्चन कराना बहुत बड़ी बात है ना। तो ये आप अच्छे से देखिए, पहुँच करके लिख भी सकते हैं। अधिगम की क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? अधिगम की क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है? ये है व्यवहार अपने तात्कालिक परिणामों के अनुसार बदलता है। क्या है? व्यवहार अपने तात्कालिक परिणामों के अनुसार बदलता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक सीखने की शक्ति है जो प्रतिक्रिया के तुरंत बाद एक पुनर्वलित उद्दीपन प्रोत्साहन प्रदान करके वांछित प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावित करती है। स्किनर 1958 ने उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध, पुनर्वलन ऐसे देख सकते हैं। पुनर्वलन से संबंधित एक सिद्धांत का प्रचार किया। उनके विचार में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ओके, इसे आप देख सकते हैं कितना और जो एक्स्ट्रा भी है तो उसे आप पढ़ सकते हैं। इसे आप शॉर्ट नोट से तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शैक्षिक नीति निहितार्थ। अब इसमें आते हैं निम्न शिक्षा के अभ्यास में निम्नलिखित योगदान दिया किसने? शिक्षण मशीनें हैं। क्रमादेशित निर्देश। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? माता पिता का साक्षात। अब ये क्या है? माता पिता का साक्षात्कार थोड़ी ना लेंगे, है ना। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे बच्चे होते हैं जो अपनी कम बौद्धिक क्षमता के कारण मुख्य रूप से हमारे विद्यालयों में अनुत्तीर्ण होते रहते हैं और इस समूह की बुद्धि लब्धि सीमा 55 से 60, 85 से 90। इसका तात्पर्य है कि इस समूह की अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला और कई विशेषताएं होती हैं। ओके, देखिए इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उपकरणों तकनीकों का उपयोग करते हैं कौन? शिक्षक द्वारा अवलोकन करना, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, शैक्षणिक परीक्षण,
है ना? क्योंकि माता-पिता के साथ साक्षात्कार करके शिक्षक धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को पहचानने और निर्णय करने में सक्षम नहीं है। यदि बच्चे का ही परीक्षण करना ज़रूरी होगा, है ना? गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को दूसरे की भावनाओं, इरादों के बारे में पहचानने, भेद करने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। क्या करता है मदद? अंतर्वैयक्तिक। चलिए इन्हें देखते हैं। बुद्धिमत्ता को जानकारी ग्रहण करने, अवधारणा को समझने, समस्याओं का हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बहुप्रतिभा के सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता के प्रकारों के नीचे वर्णित किया गया। सबसे पहले क्या है? दूर स्थानिक, भाषाई, तार्किक, गणितीय बुद्धिमत्ता, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक और दैहिक, क्रियात्मक, संगीतिक। ओके, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से, है ना? तो चलिए, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये कथन सही है। ओके, हाँ। जीवन काल के दृष्टिकोण का तर्क है कि पूरे विकास में महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं। इसमें बहुआयामी, बहुदिशात्मक, कृत्रिम, बहुविषयक, प्रासंगिक कारकों में मनुष्यों का विकास होता है। विकास में वृद्धि, रखरखाव, विनियमन शामिल है। विकास के लक्षण कौन से हैं? विकास आजीवन है। विकास कैसा होता है? आजीवन चलता है। देखते हैं, विकास बहुआयामी है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास प्रासंगिक है। यह समझना अलग संदर्भों की समझ की आवश्यकता है कि यह किसी व्यक्ति के जैविक स्वभाव, भौतिक वातावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ में शामिल होता है। देखिए गाइस, इतना अधिक है, इसे मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ूंगी, किंतु बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उपचारात्मक कार्यक्रम निम्न को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। किसको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक छात्र की सामर्थ्य और कमजोरी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब मैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, उपचारात्मक, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है है ना, आप लोग बोर हो रहे होंगे क्या एकदम। लेकिन यदि टेस्ट में बैठना है तो बोर नहीं होना है, आगे भी तो प्रयास करते रहना है। मतलब एक तरह से पेपर हुआ तो प्रैक्टिस तो रहनी चाहिए ना, इसलिए करते जाइए। वो मानसिक रोग के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कौन सा नहीं लिया जाना चाहिए? ये मानसिक रोग के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। डिसलेक्सिया, पठन, अब देखते हैं पूरा इसका देखेंगे डिटेल से। डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है और डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया के रूप में बरतनी सबसे आम सीखने की अक्षमता है जो सीखने वालों को करती है। वर्णमाला के समान आकृतियों और ध्वनियों के साथ भ्रमित, अक्षरों शब्दों को पढ़ने, व्याख्या करने, समझने में असमर्थ, अक्षरों शब्दों के साथ भाषण की पहचान करने, संबंधित ध्वनियों में घबराहट महसूस करने। क्या ये डिसलेक्सिया मानसिक रोग नहीं है? ये मानसिक रोग नहीं है। क्या है ये? हाँ, मानसिक रोग के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अधिगम क्षमता है। यह क्या है? अधिगम अक्षमता है। किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लचीलापन, है ना। तो किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लचीलापन कहा जाता है। ब्रूनेर के अनुसार अन्वेषण और दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके घटक के साथ अधिगम के लिए अनिवार्य है? इतना लंबा पेपर हो रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर नहीं होना है, करते रहना है। सफलता चाहिए, परेशानी तो थोड़ा सहन करनी ही होगी। सक्रियण, अनुरक्षण, दिशा, ये क्या है? ब्रूनर के अनुसार अन्वेषण दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके घटक के साथ अधिगम के लिए अनिवार्य हैं? ये देखिए अच्छे से।
ब्रूनेर ने अन्वेषण अधिगम दृष्टिकोण की वकालत की। क्या है? ब्रूनेर के सिद्धांत पर आधारित निर्देश सक्रिय भागीदार के रूप में शिक्षार्थी को रखकर शिक्षार्थी केंद्रित है ना। ये पूरा देख सकते हैं अच्छे से। उत्तेजना की स्थिति, प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण, आत्मसात, बहुत सारा है। अब इससे टाइम वेस्ट होगा यदि मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो। उनके अर्थ के साथ शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों का मिलान करें। क्या है? किसी विषय के बारे में जानकारी, सिद्धांतों, अवधारणाओं, विचारों की मौखिक प्रस्तुति। कौन सी है मौखिक प्रस्तुति? है ना, तो ये देखेंगे हम। देखिए मौखिक प्रस्तुति क्या है ना, तो ये पूरा अच्छे से अनुभव, विचार, दृष्टिकोण साझा करना। हाँ, उन्हें पहचानने के लिए बिना कई विचार उत्पन्न करना और सामाजिक परिवेश में एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। क्या है इसका? ये है क्या है? किसी विषय के बारे में जानकारी, सिद्धांतों, अवधारणा, विचारों की मौखिक प्रस्तुति है। क्या है? विचार विमर्श, अनुभव, विचार, दृष्टिकोण साझा करना। क्या है इसका? है सॉरी है ना, तो ये इसका क्या है? सिद्धांत और अवधारणा को विचार विमर्श करना। तीसरा है क्या है? भाषण देना। और बी का चौथा है सहयोग, अनुभव, विचार, दृष्टि साझा करना। क्या है? सहयोग। उन्हें पहचानने के लिए कि वे पहचानने किए बिना पहचाने। हाँ, उन्हें पहचानने किए बिना कई विचार उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा? विचार मंथन। सामाजिक परिवेश में एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। तो इसका क्या हो जाएगा? परियोजना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के उचित भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या नहीं है? ये दंड है ना। भावनाएं किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की भावनाएं एवं प्रभाव है। बच्चे खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, अपराध आदि जैसी भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। उसकी भावनाएं तीव्र और क्षणभंगुर हैं, यानी वे अक्सर उतार चढ़ाव करते हैं और वे अक्सर दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत कम अवधि के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना, तो ये पूरा है। क्या है? सह पाठ्यक्रम गतिविधि के माध्यम से प्रशिक्षित भावनात्मक विकास। इसे आप पूरा देख लीजिएगा, पढ़ने में तो बहुत अधिक टाइम लगेगा। शिक्षण सूत्र है। कैसा है शिक्षण सूत्र? विशेष से सामान्य और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। शिक्षण सूत्र बिल्कुल सही शिक्षण सूत्र है। विशेष से सामान्य, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। शिक्षण के अन्य सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात तक, निश्चित से अनिश्चित तक, सरल से जटिल तक, मूर्त से अमूर्त तक, पूर्ण से अंश तक और आगमन से निगमन तक। ये शिक्षण सूत्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिक अक्षम छात्रों के अधिक शिक्षा लेने आने पर किस की अधिक से अधिक मांग होती है? शिक्षक की, है ना। शिक्षक की अधिक से अधिक समावेशी शिक्षा है। ये शब्द समावेशी शिक्षा एकीकृत शिक्षा है। यह विकलांग बच्चों के लिए एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई एवं अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करता है। ये पूरा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। शास्त्रीय अनुबंधन, प्रबल इच्छा में कमी, संकेत, गेस्टाल्ट और अंतर्वृद्धि द्वारा अधिगम। क्या कौन किसका है सिद्धांत है? ये देखेंगे हम कौन किसका है। शास्त्रीय अनुबंध
किसका है? ये है पावलॉक का। शास्त्रीय अनुबंध किसका सिद्धांत है? पावलॉक का। और देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, प्रबल इच्छा में कमी किसका सिद्धांत है? हल का, है ना। और तीसरा देखेंगे संकेत गेस्टाल्ट है। संकेत गेस्टाल्ट क्या है ये देखेंगे हम, है ना। तो दूसरे का है तीसरा, क्या है तीसरा? पावलॉक। पहले का शास्त्रीय अनुबंध पावलॉक है ना। दूसरे का देखेंगे दूसरा प्रबल इच्छा में कमी है हल की, संकेत गेस्टाल्ट। संकेत ये है प्रबल इच्छा में कमी किसका है? पावलॉक का है। अब नेक्स्ट चौथा का देखेंगे, ये देखिए दूसरा हो गया, पहले का क्या है? पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया, और तीसरे का संकेत गेस्टाल्ट, ये चौथा हो गया टॉलमैन। संकेत गेस्टाल्ट किसका है? टॉलमैन। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, चौथे का पहला हो गया कोहलर, है ना। थोड़ा सा शोर हो रहा है ना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, करते चलना है, ओके। हाँ, काउंसलिंग परामर्श निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें जिसके अनुसार इनका पालन किया जाता है। सहानुभूति पूर्ण समझ स्थापित करना, समाप्ति एवं अनुवर्ती, प्रारंभिक प्रक्रिया, हस्तक्षेप की रणनीति, है ना। ये देख सकते हैं अपन, देखिए पूरा, लेकिन हम इतना देर तक रुकेंगे। हाँ चलिए, लंबा हो जाएगा, बस हो गया। अधिगम की मात्रा मुख्य रूप से निर्भर करती है किसकी? छात्रों की अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है अधिगम की मात्रा। अभिप्रेरणा किसी के अधिगम पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। अधिगम की मात्रा मुख्य रूप से छात्रों की अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अधिगम में अभिप्रेरक तकनीकें छात्रों की अभिप्रेरणा एक सीखने की इच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूरा देखते हैं क्या आ गई है। अब हमारा हिंदी सेक्शन आ गया है ना। तो इसे देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? मौलिक विचारों की सरिता में कौन सा अलंकार है? देखिए, मौलिक विचारों की सरता तुच्छ आचारों की मरी रेती में ना खेती हो, जहाँ पर कर्म भावनाएं आनंदानुभूतियाँ तो सभी तुम्हारे अनुग्रत हों, है ना। तो ये सब क्या है? मौलिक विचारों की सरता में कौन सा रूपक अलंकार है। अब इसे देखेंगे क्यों है। मौलिक विचारों का आरोपण किया गया है, तुलना नहीं अपितु प्रत्यक्ष आरोपण है। इसका अर्थ है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अर्थात जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, रूपक अलंकार है। कहाँ पे है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, है ना। यमक अलंकार को उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड छटा, काली घटा का घमंड घटा। उपमा का क्या है? कर कमल सा कोमल, अनुप्रास चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, है ना। तो अनुप्रास होता क्या है? जहाँ वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो। उपमा क्या होता है? वस्तुओं की समानता दिखाई दे, है ना। और यमक अलंकार जहाँ पर शब्द जितनी बार आए उतने ही उनके अर्थ अलग अलग हों, यह यमक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो किस को अनुग्रत करने की बात कही गई है, इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा, है ना। ये पद्यांश है। जहाँ चित्त भय से शून्य हो, जहाँ हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, विशाल वसुधा को खंडों में विभाजित कर छोटे छोटे आंगन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है? कर्म भावनाएं आनंद अनुभूतियाँ और तुम्हारी अनुग्रत हों, जी है आनंद अनुभूतियाँ, कर्म और भावनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो धूप में खूब सूख चुका हो, सभी प्राय है, क्या है? कड़ा परिश्रम करना। धूप में खूब सूख सका हो, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है किससे है? जीवन का सार से अमृत वाला है। निम्नलिखित में से देखेंगे और
हाँ, इसी से उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? किसके सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान में से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने में तर है। किसके लिए? जो पूरा है ना, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं कि जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं भ्रम। उपरोक्त गद्यांश में कर्म को महत्व दिया गया है, अतः जो परिश्रमी होता है वही जीवन का असली आनंद प्राप्त करता है। जिंदगी में असली मजे जिनके लिए जो परिश्रम करते हैं। इतना सारा, हाँ सॉरी, अब नेक्स्ट है ना, तो दूसरा सेक्शन आ गया। जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके अगोचर विस्मयादि बोधक शब्द को उपयुक्त माना जाता है। ये देखिए, है ना, तो ये देखेंगे अपन पूरे अर्धविराम, उपविराम, पूर्ण विराम। वाह वर्ण का उच्चारण है ओष्ठ, वाह वाह वाह, वह किससे है? ओष्ठ से उच्चारण होता है। अभी चलिए थोड़ा देख लेते हैं। दंतोष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा। दंत्योष्ठ, दयोष्ठ, द्योष्ठ से है पाफा, बहा, मा। दंत्योष्ठ से फा, दंत से ता, था, दा, धा। दंत से वत्स से ना, सा, जा, रा, ला, और जी है पंजाबी ला, है ना। हाँ, मूर्धन्य है टा, ठा, ढा, ढा, रा, ढा, रा, सा। मूर्धन्य। कठोर तालव्य है, ये देख सकते हैं। कोमल तालव्य है और पश्च कोमल तालव्य है का के नीचे, है ना, ये बिंदी है। हाँ, ईश्वर उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ई तालु है। इसे अच्छे से समझते जाइएगा, टाइम बहुत अधिक हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। यह देखिए, अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा है? अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। उपमा अलंकार है, विकल्प उपमा अलंकार है। शिशु को फूल के समान माना गया है। आज जहाँ उपमा अलंकार है, जहाँ एक वस्तु प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और रूपक का क्या है? आप पलक नभ नील नयन विशाल, उदाहरण का देखेंगे हम, है ना। तो क्या है? उपमान, देखो रूपक है जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में बताया जाए, उपमेय में उपमान का रूप बताया जाए, वहाँ रूपक होता है। अनुप्रास, जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। चारु चंद की चंचल किरणें, चा की पुनरावृत्ति हो रही है। यमक, शब्द की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। पंचांग शब्द में उच्चार ध्वनियों में निम्नलिखित किसमें हुआ? पंचांग में, है ना। तो ये देखते हैं ध्वनियों में, कैलेंडर का है ये। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ? तुम्हारे होंठ क्यों नहीं खुलते? ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। दुखात्मक विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। क्या है? देखो, निर्धन घोषित, निधन घोषित का निर्घोषित, निषिद्ध का निधन सिद्ध, विसर्ग निधन दोष, निर्दोष, है ना। ये दुखात्मक पहले से ही अलग है। यथा योग शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का गलत जोड़ी पहचानिए। हीरा, हीक गलत जोड़ी है। पंक्ति, पंगत, ये क्या तत्सम तद्भव है? सौ का सत और सौत का सपत्नी। सत्सम क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव ऐसे शब्द संस्कृत से हिंदी में आने पर उसका रूप बदल जाता है। हितैषी का तत्सम क्या है? हितेच्छु।
न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, है ना। लोकोक्ति का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा शीतला वाहन का पर्यायवाची है। शीतला वाहन का पर्यायवाची क्या है? शीतला वाहन किसका पर्यायवाची? गधा का। शीतला वाहन, चलिए गधा का थोड़ा सा और देखते हैं। गज, है ना। ये देखिए अन्य देखते हैं। गाय का गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। गज का हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदगल। गुरु का शिक्षक, बड़ा भाई, बृहस्पति पर्यायवाची है। आग का अनल, पावक, दहन। हवा का समीर, अनिल, वायु। गरिमा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? लंगिमा। निम्नलिखित में से विकल्पों में विशेषण शब्द बताइए। सभ्य, लंबा का लंबाई, चपल का चपलता, गर्म का गर्मी। आंगन के पार द्वार, सजदानंद हीरानंद भाषान अज्ञे जी का है। आंगन के पार द्वार, है ना। ये देख सकते हैं 1964 में इनको अपने इस काव्य के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये बहुत अधिक नहीं तो मतलब यदि मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अलग से सीरीज चलाऊंगी, जो भी है टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगी टॉपिक वाइज। ओके, पहले पेपर तो देख लेते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस होना है। वीरों का कैसा हो बसंत, है ना। ये किसका है? और कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री, तुंग, भूंग से। ये पूरा देखना है। वीरों का कैसा हो बसंत का 5वां, सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, तीसरा किसका है? चौथा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। जवानी किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमाद्री तुंग भुंग से कैसा है? तीसरा जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास जी की कौन सी कृति है? गीतावली। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं। किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं। थोड़ा सा देख लेते। भारतेंदु कवि वचन सुधा के हैं 1968 ईस्वी में। चांद महादेवी वर्मा किसका है? चांद 1920 में। प्रेमचंद्र हंस 1930 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ हिंदी का पहला, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला हिंदी विश्वविद्यालय नागपुर में हुआ। पोर्ट लुई मॉरिशस में हिंदी विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ। ये अलग है ना। ये नेक्स्ट है, आप देखते हैं ना। 26 से 30, ये 28 से 30 अगस्त 19 से क्या होती है? 19 से 96 को दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही अधिक पकड़ मजबूत होगी। ये देखिए पूरा, है ना। तो ये भी है। आ का उच्चारण स्थान है कंठ। ल्युट प्रत्यय का है दर्शनम। सचित पद में संधि है। श्रुचित संधि है। सचित में श्रुचित संधि है ना। तो ये श्रुचित का उदाहरण देखते हैं। सतधन चित्त, सचित, सतधन ज्वल, उज्ज्वल और सांगिन जय, सांगिन्य जय। ओके, बहुत अधिक हो जाएगा। पूर्व सवर्ण संधि है यह सुटुत संधि है, अनुस्वर संधि है। मैं अब डिटेल से नहीं बताऊंगी, बहुत अधिक टाइम लग जाए। नीलोत्कमल में कम से कम समास है। कर्मधार है। संयुक्त अक्षर नहीं है। ये साक्षर संयुक्त अक्षर नहीं है। स्वधा इस का अव्यय का प्रयोग किस व्यक्ति के साथ है? चतुर्थी। स्वधा में चतुर्थी व्यक्ति। ये संस्कृत आ गए हम। सर्वनाम युष्मान सर्वनाम है। कौन सा है? युष्मान सर्वनाम है। अनुनासिक होते हैं। या माणा णा ना अनुनासिक होते हैं। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुधन, उक्ति,
संधि विच्छेद है। इस सूत्र में द्वितीया का योग होता है। उपन्य उपन्यध्या ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत ता ता उच्चारण स्थान दंत। जनुकर्तु प्रकृति में से कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। जनुकर्तु प्रकृति में पंचमी विभक्ति है। श्री हर्ष कौन सा महाकाव्य महाभारत के वन पर आधारित है? नैषधि चरितम में। तेन ग्रंथ पठ्यते में है कर्मवाच्य। कौन है? तेन ग्रंथ पठ्यते में कर्मवाच्य है। लभ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष विधि बहुवचन है। लभामहे। देखते हैं हमारे देश में कितने समुद्र तट हैं? बहुत हैं, है ना। तो अस्माकम हमारे ये नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। अस्माकम हमारे समुद्र तट समुद्र के किनारे दीर्घतम बहुत बड़ा बहुवाह बहुत। कौन सा तट सबसे बड़ा है? कौन सा तट सबसे बड़ा है? ये है मेरीना तट सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से श्लोक को पढ़िए और संबद्ध प्रश्नों को पहचानिए। सभी गुण किसका आश्रय लेते हैं? किसका लेते हैं? कांचन का यस्यास्ति वित्तं सा नरः कुलीन सा पंडितः सा श्रुतवान् गुरुत्यज्ञः सा एवं वक्ता सा और चा दर्शनीय सर्वे गुणः कांचनम आश्रयते। मतलब अर्थात जिसके पास धन है वही उच्च कुल का है, वही पंडित है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही दूसरों का आकलन करने की क्षमता रखता है, वही उत्तम वक्ता है। क्योंकि कभी सभी गुण धन से के प्रति कांचन और सोने का आश्रय बनाते हैं। धन है तो गुण है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। सोने का आश्रय, कांचन में सोने का आश्रय। अर्थात संस्कृत में नीलकंठ किस पक्षी को? मयूर को। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है नद्दे। अब इसे पूरा देख सकते हैं। प्रथमा नदी नद्दो नद्दः नदीं नद्दो नदीः नद्दा नदीभ्यां नदीभिः नद्दे नदीभ्यां नदीभ्यः नद्धा नदीभ्यां नदीभ्यः नद्धा नद्दो नदीनां नद्दां नद्दो नदीषु हे नदी हे नद्दो हे नद्दा। देखिए आप पूरा ना डिटेल विथ डिस्क्रिप्शन है। सूर्य पद में प्रत्यय है किसका है? चाप। सूर्य पद में किसका प्रत्यय है? चाप का, है ना। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। आहार में उपसर्ग है बड़ा आ। आहार में कौन सा उपसर्ग है? बड़ा आ। प्रहार में प्रा में प्रहार, बी में विहार, संग में संहार, आ में आहार, परि में परिहार, है ना। तो ये सब पूरे हैं। कितने हैं जी? उपसर्ग पूरे कितने होते हैं? 22 या 24 होते हैं। हाँ, सागर का संस्कृत शब्द नहीं है। जलदः क्या है? सागर का संस्कृत शब्द नहीं है। पयोधि अम्बोधि जलधि। हाँ, देख सकते हैं। जलद यह पद है। समुद्र अर्थ समुद्र नहीं बादल। हाँ, समुद्र नहीं बादल होता है जलद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्पुरुष समास में सर्पदष्टा। हाँ, सर्पदष्टा में क्या होता है? तत्पुरुष समास है। सर्पेण दष्टः विग्रह सब सर्पेण दष्टः उत्तर पदार्थ प्रधानस्त तत्पुरुष में तत्पुरुष समास है। कृतकर्णे कृता बहुलम। इन सूत्र से सर्वदृष्ट इस पद में कृत प्रत्यय युक्त दष्टः के साथ समास होने के कारण तृतीय तत्पुरुष समास होता है। धनवान दरिद्र को दान देता है। धनवान दारिद्राय दानम ददाति। कस्माद यह रूप है पंचमी विभक्ति एक वचन का। कस्माद यह रूप किसका है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संधि है? 47 है इसमें, है ना। सप्त किसका है? कौन सी संख्या है जी? सप्तचत्वारिंशत् 47 है। नेक्स्ट देखते हैं। 74 को बोलते हैं चतुःसप्तति और 47 को बोलते हैं सप्तचत्वारिंशत्। 34 को बोलते हैं चतुस्त्रिंशत् और 37 को बोलते हैं सप्तत्रिंशत्। ओके। सोअपि में विसर्ग संधि है।
क्या है, स्वसाधन अपी में विसर्ग संधि है। अतो रोर लोप तो ता लुप्तिरी, है ना, तो ये सब है विसर्ग का। शक्कर को संस्कृत में शर्करा कहते हैं। लवण का नमक है, शर्करा का शक्कर है, दुग्ध का दूध है, पायस का दूध खीर, पानी दूध खीर, है ना। तो ये पूरा मैथ का देख सकते हैं इसे आप, है ना। तो थोड़ा सा 1 मिनट